ये दूसरे दूसरे बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पीजीटीएम के बाकी बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी। आप रिकॉर्डिंग लगा दीजिए, ठीक है। अभी हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक? एक मिनट रुको, मुझे लगता है कंसिडरेशन खत्म हो गया था, तो उसके बाद का यस मैम। देखिए। लवली, ठीक है। मैं शेयर करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओ हम लोग कहाँ पे थे? कौन सा टॉपिक कर रहे थे लवली हम लोग? तो याद दिलाना, कुछ नया शुरू किया था लगता है। यस मैम, हाँ, वैगरिंग यस और यस, वैगरिंग एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। यस मैम, उसका डिफरेंस तक हो गया था। हाँ, समझ गया। एक मिनट में ये खोल के देखती हूँ शायद। ये सब हो गया था ना? यस मैम, परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट तक हो तक। गया था। डिफरेंस भी हाँ हो गया था और परफॉर्मेंस भी हो गया था, कि व्हाट आर द हाँ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, यहाँ तक हो गया था। कहीं से हाँ आवाज आ रही है, जहां से भी आवाज आ रही है वो म्यूट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो पढ़ा नहीं पाऊंगी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना? हाँ, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों को बताने वाली थी कि हमने पढ़ाया तो नहीं था, पर मैं आपको बता रही थी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जब सर्कमस्टांसेस दोनों में से, दोनों ही पार्टी में से कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने की नीयत से नहीं एंटर करता है किसी भी एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आपको क्या होता है कि आप किसी चीज के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी सेकंड पार्टी के लिए, सॉरी, जो दूसरा पार्टी है सेकंड पार्टी, उसके लिए अकाउंटेबल हो जाते हैं। जैसे कि रास्ते पर अगर आपका किस, देखो, अगर हम ईमानदारी की बात करें तो लॉ इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट ऑनेस्टी, है ना? क्या होना चाहिए, लॉफुल क्या है। अब बेईमानी है या चोरी है तो ये लॉफुल तो नहीं है। तो अगर आपको रास्ते में किसी का पर्स गिरा मिल जाए, किसी की मोबाइल गिरी हुई मिल जाए, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो क्या होगा लॉ के हिसाब से? वो क्या होना चाहिए कि आपको अपने पास रख लेना चाहिए, एंड यू सो ट्राई टू फाइंड आउट जो रियल कौन है इसका ओनर, उसको आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करना चाहिए, है ना? यस मैम। और जब तक वो नहीं मिलता है तब तक क्या करें, तब तक आप उसके सामान को अच्छे तरीके से संभाल के रखिए, ताकि जब वो मिलेगा तो आप उसको हैंड ओवर कर देंगे। तब तक के लिए यू आर द ओनर, और आप उसको ठीक उसी तरीके से रखिए जिस तरीके से आप अपने सामान को केयरफुली रखते हैं, अच्छे से रखते हैं, है ना? तो ये अब ये यस क्या मैम। है कि इसमें जिसको भी वो मिला, उसने जानबूझकर तो नहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट किसी में अंदर गया, लेकिन लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसी हुई, ऐसा कुछ घटना हो गया, ऐसे कुछ ऐसे स्थिति बन गई, परिस्थिति बन गई कि जिसमें आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया उस मिले हुए सामान को लेकर के, कि अब आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालिए और कोशिश करिए कि ओनर मिल जाए, और आप उसको क्या करिएगा, वो हैंड ओवर कर दीजिएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ कोई दोनों ही में से कोई भी दियत तो नहीं था, मैंने बस एग्जाम्पल दिया। अभी अभी हम लोग और उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटा सा एक जो मैंने समझाया वो समझ में आई आपको? यस मैम। ठीक है। आई डोंट नो व्हाई बीसीए के स्टूडेंट आ रहे हैं, बीसीए का आज क्लास 3 बजे से, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि एक गुड पार्टी मॉर्निंग दूसरे मैम। पार्टी के लिए अकाउंटेबल हो जाता है। गुड मॉर्निंग राना। ठीक है, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लिए अकाउंटेबल हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम नॉर्मली, ये क्या होता है कि इसको कोई भी एग्रीमेंट कोई कुछ भी ऐसा जानबूझ के नहीं होता है, पर परिस्थिति के इस कॉन्ट्रैक्ट को हम लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं। रेस्टिट्यूशन का मतलब मैंने आपको माइनर पढ़ाते समय बताया था, क्या होता है रेस्टिट्यूशन का मतलब? लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन
नॉर्मली मैंने आपको माइनर जब पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बात बताया था कि कोर्ट क्या करती है, माइनर को रेस्टिट्यूट करने का अवसर देती है, ठीक है ना। आप उनके पास जो बचा हुआ है, ठीक है ना, उनके पास से आप कुछ रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मान लो उन्होंने माइनर ने तुमसे 5,000 लिया और उसके पास अभी भी 2,000 रुपया बचा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा कि ये चीज तुम जो 2,000 है वो तुम वापस कर दो, ठीक है ना। जो बचा हुआ है वो एटलीस्ट आपको वापस करने के लिए कोर्ट बोल सकता है, लेकिन आप कहीं और से लाइए, पूरा पैसा लाइए और पूरा पैसा जमा करिए, ये माइनर को नहीं बोला जाता है, क्योंकि माइनर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लायबल नहीं होता है। तो एटलीस्ट जो ही बचा है वही दे दो टाइप का होता है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि किसी एक आदमी का अगर कुछ नुकसान हुआ है और दूसरे आदमी के पास है, तो उसको क्या करना चाहिए, उस नुकसान को कंपनसेट कर देना चाहिए। ठीक है, हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि कितने तरह के ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। सबसे पहला है व्हेन नेसेसरीज ऑफ सप्लाइड, व्हेन नेसेसरीज ऑफ नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जब आपको, यानी कोई इनकॉम्पिटेंट कौन कौन होता है, माइनर, ठीक है ना, मेंटली जो रिटार्डेड होता है जैसे कि इडियट्स या ल्यूनेटिक, ये सब होते हैं ना इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट द राइट पर्सन टू एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो जब यस ऐसे मैम। लोगों के लिए, ऐसे लोगों को आप उनके लाइफ के लिए जो जरूरी है, जो जीने खाने पढ़ने, जिस चीज के लिए, जो चीज लाइफ सर्वाइवल के लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो जब आप किसी को सप्लाई करते हैं, इनकॉम्पिटेंट को या फिर किसी और को जो लीगली, सम अदर पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, ठीक है ना, उसको आप सप्लाई करते हैं माइनर को, या फिर किसी कोई पर्सन, किसी और आदमी को जिसको लीगल है, ठीक है ना। होता है ना लीगल कस्टडी में कभी कभी कोई आ जाता है, जैसे मान लो कि कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, तो नाना नानी के कस्टडी में चला गया, चाचा चाची के पास चला गया, तो अब ये चाचा चाची या नाना नानी हो गए ना, उसके लिए लीगली एक बाउंड कि आप उसको सारे नेसेसरीज ऑफ लाइफ जो भी है वो सप्लाई करिएगा। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, वो लोग, अब ये क्या है, जानबूझकर तो किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया है ना, परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो पागल है, ठीक है ना, और किसी को उसका केयर करना है, किसी को उसके लिए उसका इलाज कराना है, या उसको खाने पीने का जो भी जरूरी व्यवस्था है वो करके देना है। तो अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि किसी को करना है, तो जो कर रहा है उसका, उसमें कुछ खर्चा हो रहा होगा ना, कुछ तो उसका जा रहा होगा। तो वैसे अगर आपके नेसेसरीज ऑफ सप्लाईज प्रोवाइड कराने में किसी भी ऐसे आदमी को जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप कराते हैं, तो आप, यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर द प्राइस फ्रॉम, फ्रॉम क्या, फ्रॉम पर्सन और फ्रॉम प्रॉपर्टी। जल्दी बोलो। क्या था मैम? मैंने कहा कि मान लो, कहाँ से आवाज आ रही है ये, ठक 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 ठक, लवली हाँ के एंड से क्या? अच्छा, मैंने ये कहा, लवली थोड़ी सुन लो फिर आंसर देना, अनम्यूट करना, आवाज आती है तो नहीं हो पाता है। नाउ मैं क्या बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि आपने किसी को कुछ प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है ना, कुछ प्रोवाइड कराने के लिए, अगर कोई है, कोई ऐसा माइनर है या ल्यूनेटिक है, या कोई भी ऐसा आदमी जिसको आप लाइफ के लिए जो भी नेसेसरी, जो भी एसेंशियल सामान है वो प्रोवाइड कराने के लिए आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है ना। लीगली रिस्पॉन्सिबल मतलब आप ही उसके कस्टोडियन हो, आप ही लीगल रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप उसको प्रोवाइड कराओगे, ठीक है। अब प्रोवाइड कराने में आपका जो भी खर्चा हो रहा है, दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम द पर्सन और फ्रॉम द प्रॉपर्टी। आप ये चीज कहाँ से रिकवर कर सकते हो, उस आदमी से रिकवर करोगे या उसके प्रॉपर्टी से कर सकते हो। मान लो माइनर है, माइनर का ही एग्जांपल लेते हैं कि कोई माइनर है जिसका तुम देख रेख कर रही हो, सारा उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन कर रही हो, तो जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या आप माइनर से रिकवर करेंगे या उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर करेंगे? माइनर तो नहीं दे पाएगा मैम। बिल्कुल, माइनर, यही मैंने कहा कि माइनर है, ल्यूनेटिक है, तो कोई ऐसी परिस्थिति में अगर आप किसे करें तो आप उससे रिकवर नहीं करेंगे, लेकिन आप उसके उसका प्रॉपर्टी जो से बचा रिकवर होगा उससे कर हो सकते हैं, जाएगा। जो उसका प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। अगर उसका हाँ। कुछ प्रॉपर्टी है, स्टेट है, तो यू कैन रिकवर इट फ्रॉम देयर, राइट, यही है। तो सबसे पहला रूल हो गया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का कि सप्लाई ऑफ नेसेसरीज के लिए सेक्शन 68 बोलता है कि अगर आपने किसी को नेसेसरी जीवन जीने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड कराया है, तो ये चीज आप उसके उसके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल है, इफ ए सप्लाईज बी, अगर ए बी को, बी कौन है, ल्यूनेटिक है, उसको
कुछ प्रोवाइड कराता है इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है ना, कुछ लग्जरी नहीं प्रोवाइड कराना है, कुछ भी जो एसेंशियल हो, जो बहुत नेसेसरी है उसकी जिंदगी के लिए, वो उसको प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे कंडीशन में ए इज इंटाइटल्ड टू बी रिम्बर्स्ड फ्रॉम बी प्रॉपर्टी, बी के प्रॉपर्टी से ए इंटाइटल्ड है कि वो अपना जो भी खर्चा हुआ है उसको रिम्बर्स कर सकता है, ले सकता है, रिकवर कर सकता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है ना, रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब इंटरेस्टेड पर्सन द्वारा कैसे रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट होगा, यानी कि एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। एक्स को क्या है, हाँ इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाती हूँ। रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट, अगर इंटरेस्टेड पर्सन ने, किसी ने खर्चा किया है तो वो अपना रिम्बर्समेंट ले सकता है, वो खर्चा वापस ले सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज करो एक्स जो है उसका कोई जमीन है, उसका कोई जायदाद है, कहाँ पे है, बंगाल में है। ठीक है, जो उसने किसी को किराए पे दे रखा है, वाई को उसने लीज पे दे रखा है। अब वाई को क्या करना था, जो ईयरली जो म्यूनिसपैलिटी का जो भी आता है, मान लो चालान कोई भरना है या कोई भी खर्चा करना है, तो वाई को ये कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड था कि आप ये सब भरते चले जाएंगे। बिजली का बिल है मान लो, पानी का बिल है, कुछ म्यूनिसपैलिटी का पैसा देना है। ठीक है, तो ये था कि जो वाई पे लीज पे जो रहेगा वो देता जाएगा। अब वाई ने क्या किया कि कभी भी ये सब पे नहीं किया। उसके बाद क्या होता है कि अब सरकार नोटिस देती है कि चूंकि उसका बहुत ज्यादा बकाया हो गया, और सरकार नोटिस देती है कि हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग को बेच करके और ऑक्शन कर देंगे और अपना सारा खर्चा निकाल लेंगे। ये चीज किसको पता चलता है, जिसका वो एक्चुअल बिल्डिंग होता है। ठीक है, पेपर में वो देखता है, कहीं पे भी देखता है, एडवर्टीजमेंट आता है ऑक्शन का। तो अब वो इंटरेस्टेड पर्सन है, अगर वो बिक गया है तो किसका नुकसान होगा, एक्स का, जिसका वो बिल्डिंग या जमीन है। अब एक्स क्या बोलता है कि जाता है कलकत्ता, जाकर के अपना सारा बकाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या करता है, दे देता है, भर देता है, और वहां से अपना काम खत्म कर लेता है। अब उसका ऑक्शन रुक जाता है, नहीं होता है। क्या वो पैसे जो उसने वाई के बदले में, वाई को करना था लेकिन वाई ने नहीं किया, और एक्स ने इसलिए किया क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसका घर या जमीन बिक जाएगा, क्या वो ये पैसा रिकवर कर सकता है वाई से? बोलो, समझ में आया लवली ये? नो मैम। ठीक, मैं फिर से बताती हूँ। पहले देखो, पहले पॉइंट क्या है, पॉइंट है रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, इसका मतलब बताती हूँ। रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि अगर आप, ये तो समझ में आया, रिम्बर्समेंट ऑफ पर्सन बाय एन इंटरेस्टेड, रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, सुनो एग्जाम्पल को ठीक से। मान लो कि मेरी कोई जमीन है, ऐसे ही समझ लो, मेरी कोई जमीन है जो मैंने तुम्हें लीज पे दिया, किराए पे दिया। ठीक है ना, मेरा कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई मकान है जो मैंने तुम्हें किराए पे दिया, और किराए में ये साफ था कि इसका जो भी बिजली बिल होगा, जो भी जल पानी का बिल होगा, और जो भी म्युनिसिपल का टैक्सेस होगा, वो सब आप सालाना जमा करते जाइएगा। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब तुम्हें मैंने कह दिया, तुमने क्या किया कि मेरा तो किराया देते गए मेरा, लेकिन लीज का जो भी अमाउंट था, लेकिन आपने कोई भी ना बिजली बिल चुकाया, ना पानी का बिल चुकाया, ना ही कोई कॉर्पोरेशन के टैक्सेस जमा किए, कुछ भी नहीं जमा किया। अब सरकार को बहुत साल के बाद ये लगता है कि बहुत सारा पैसा हो गया और ये आदमी हमारा पैसा नहीं जमा कर रहा है, टैक्स नहीं जमा कर रहा है, या बिजली बिल नहीं जमा कर रहा है। तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि मैं आपकी जमीन को बेच दूंगा, वो नोटिस निकालेगा ऑक्शन का कि मैं इस बिल्डिंग को बेच दूंगा, और जो भी पैसा आएगा उससे अपना जो भी अमाउंट है वो रिकवर कर लूंगा। होता है ये, रिकवर कर सकते हैं हम। यस मैम। ठीक है, रिकवर कर लूंगा। अब क्या होता है कि अब अच्छा, ये टेंशन ज्यादा किसको होगा, लवली को होगा या मुझे होगा कि मेरा जमीन बिक रहा है या मेरा प्रॉपर्टी बिक रहा है? किसे होगा जिसका इस एग्जाम्पल जमीन, में? मैम जिसका जमीन है उसको ना होगा, वो तो मैम रेंट पे आपको ऑब्वियसली, तो होगा रहेगा। ना, आपका इस जमीन है ना। एग्जाम्पल में वो मेरा जमीन है, हाँ। ठीक है ना, तो मुझे टेंशन ज्यादा होगा। अब मैं क्या करूंगी, मैं वहां आऊंगी और जितने भी पैसे थे, ठीक है, जो भी टैक्सेस के पैसे बने हुए थे, सारे पैसे जमा कर दूंगी, और वहां से अपने प्रॉपर्टी को फ्री करा लूंगी कि चलो अब मेरा प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन से बच गया।
मैंने ये काम किसी और के बदले में किया है, या ये मेरा काम था? किसी और मैंने को। ये काम लवली के बदले में किया, लवली को करना था पर उसने नहीं किया था, तो मैंने कर दिया क्योंकि मुझे उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, वो मेरा सामान है, अगर वो बिक गया तो मेरा क्षति होगा, तो मैंने ये कर दिया। ठीक है, अब मुझे कोर्ट बोलता है कि जो काम लवली को करना था वो काम मैंने कर दिया क्योंकि मैं उस समय उस चीज को रोक सकूं, लेकिन नाउ आई एम इंटाइटल्ड टू रिकवर ऑल दिस अमाउंट फ्रॉम लवली। ठीक है, अब मैं बोलूंगी देखो वहां तो मैंने कर दिया, अब तो मेरा सारा पैसा दो, है ना, नहीं तो मैं सू कर यस सकती मैम। हूँ। अच्छा, इस एग्जाम्पल में कोई ऐसा इंटेंशनल क्या मैंने जमा किया था कि इंटेंशनल जमा करना है, मुझे ही पैसा जमा करना, नहीं ना, वो तो परिस्थिति नहीं। ऐसी आ गई कि मेरी सामान, मेरा जो प्रॉपर्टी वो बिक रहा है और मुझे उसे बचाना है, राइट, इसीलिए मैंने वो काम किया, राइट। तो अब मेरा जो भी खर्चा हुआ है जो किसी और को करना था लेकिन मैंने किया है, तो ये मैं बोल सकती हूँ कि अब आप मुझे पे कर दीजिए। ठीक है ना, ये भी कोसी कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, नाउ रिम्बर्समेंट ऑफ पेमेंट समझ में आ गया। थर्ड देखो, लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, सेक्शन 70। ठीक है, 68, 69 और 70 तीनों हम लगातार पढ़ रहे हैं। तो लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, ठीक है, वेयर अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू ग्रेटिचुअसली। ग्रेटिचुअस एंड नॉन ग्रेटिचुअस का मतलब पहले समझ लो। ग्रेटिचुअस का मतलब होता है कोई काम कोई काम ऐसे ही किसी को कर देना, उपकार के लिए कर देना, ठीक है ना, उससे कुछ वापस हमें चाहिए नहीं, हमने क्यों क्यों किया ये काम, तो उसको उपकार कर दिया, ठीक है ना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई काम करते हैं तो उसको ग्रेटिट्यूअस एक्ट बोलते हैं, अपने ग्रेटिट्यूड को शो करने के लिए हम वो काम करते हैं, है ना। लेकिन नॉन यस मैम। ग्रेटिट्यूड कब होता है, जब नहीं किसी को उपकार उपकार करने के लिए नहीं, कॉमर्शियल पर्पज से आपने काम किया, आपने उसको काम कुछ सामान दिया है लेकिन बदले में आपको उससे पैसा चाहिए, किराया चाहिए, समझ में आया। तो लाइबिलिटी ऑफ पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट, अगर किसी ने जानबूझकर आपको गिफ्ट नहीं किया कोई सामान, ठीक है ना, आपको उपकार करने के लिए वो मूव नहीं किया, लेकिन नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट है, ठीक है ना, वो काम वो बिजनेस के रूप में किया करता है और उसने आपके साथ भी किया या गलती से हो गया, तो अब आप क्या करिए, उसको कंपनसेट करिए। एग्जाम्पल सुनो, ये भी समझ में आ जाएगा। मान लो कि कोई एक व्यापारी है, ठीक है ना, कोई एक बिजनेसमैन है जो ग्रोसरी में डील करता है, समझ लो, या फिर किसी फ्रूट्स में के बिजनेस में है, ये ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में है, एग्जाम्पल लेते कुछ तरीके के बिजनेस में है। अब उसको किसी ने बोला था कि भाई मेरे लिए ना इतना 1 किलो काजू ले आना या 4 किलो काजू किशमिश वगैरह ले आना। वो बोला ठीक है, उसने सारा सामान वामान अपना पैक किया और घर से निकला, तो दुकान से निकला कि उसको रास्ते में देता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन बीच में उसका कोई फ्रेंड था जो उसको उसके घर पे वो गया कुछ चाय पीने के लिए या ऐसे ही मिलने के लिए, और चाय पी के जब वो निकल रहा तो वो पैकेट लेना भूल गया, वहां पे छूट गया। हो सकता है ऐसा होता है हम लोगों के साथ। यस मैम। अब वो वहां पे छूट गया, अब जिनके घर पे वो छूट गया उन्होंने अगर ये समझा कि ये अरे ये तो छूट गया, अब अगर उन्होंने उसको वैसे ही यूज कर लिया जैसे कि वो उन्हीं के लिए लेकर आए थे, समझ में आया, तो क्या होगा। यस अब मैम। आपको अगर आपने यूज कर लिया तो ठीक है, लेकिन अब आप उनको उसके बदले में जो उनका पैसा बनता है वो आप उनको दे दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए नहीं लेकर आए थे, वो नॉन ग्रेटिचुअस नहीं है, वो ग्रेटिचुअस नहीं है, वो नॉन ग्रेटिचुअस है, वो उनका बिजनेस है, वो कहीं और सप्लाई करने के लिए लेके जा रहे थे, वहां छूट गया, तो आप क्या करेंगे, अगर आपने यूज कर लिया तो एटलीस्ट आप उनको पेमेंट दे देंगे, यस मैम। ठीक है ना। ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में अभी ना दुकानदार ने और ना ही उस आदमी ने, किसी ने भी नोइंगली किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए थे, वो ना ही वो उसके लिए लेके गया था और ना ही उसने मंगवाया था, लेकिन गलती से वहां छूट जाने के कारण उसको लगा कि शायद ये मेरे लिए रखे गए हैं एंड आपने यूज कर लिया। पर अगर वो नॉन ग्रेटिचुअस एक्ट है तो आप क्या करिए, उसको कंपनसेट कर दीजिए, आपने जो भी चीजें यूज किया उसके बदले में उनको पैसा दे दीजिए ताकि वो फिर अगले के लिए लेके जा सके, क्योंकि वो उनका व्यवसाय है, ठीक है ना, क्योंकि वो गिफ्ट देने के लिए के पर्पज से उन्होंने नहीं किया था। समझ में आया। तो नॉन यस ग्रेटिचुअस मैम। एक्ट अगर किसी से होता है तो उसको भी कंपनसेट करना होता है, ये भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए फाइंडर ऑफ गुड्स। अब ये तुम लोगों को पढ़ना है फाइंडर ऑफ गुड्स अलग से, पर मैंने इसी में बता देती हूँ कि फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या जिम्मेदारियां होती है। फाइंडर ऑफ गुड्स मैंने अभी शुरू में एग्जाम्पल में ही बताया था लवली कि
फाइंडर ऑफ गुड्स को, अगर फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब मान लो किसी को कुछ मिलता है, किसी दूसरे का कोई मोबाइल मिल गया, कोई सामान मिल गया, कोई ज्वेलरी मिल गई, कुछ पर्स गिरा हुआ मिल गया, अगर कुछ भी ऐसा मिल जाता है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है? तो उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है फाइंडर ऑफ गुड्स की कि आप उस सामान को अच्छे से संभाल कर रक्षा करिए, रखिए, ठीक है। उस वैल्यू का, उस क्वालिटी का, उस क्वांटिटी का अगर आपका सामान होता तो आप जितना उसको ध्यान से रखते, जिस तरीके से आप उसको रखते हैं, आपको वो वही वैसे ही सहेज कर रखना है, ठीक है ना। अगर आपने उसको वैसे ही रखा है, तब वो अगर वो बर्बाद होता है सामान, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपके तरफ से केयरलेसनेस होगा, अगर आपने उसको ठीक से नहीं रखा और वो सामान डैमेज हो गया, तो जिम्मेदारी फाइंडर ऑफ गुड्स की हो जाएगी। समझ में आया? यस मैम। समझ में आ रहा है राना? यस मैम। ठीक है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए नेसेसरी है कि अगर आपको कोई सामान मिलता है तो आप उनको उसी तरीके से केयर करिए। केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने केयर किया, तो सामान अगर चोरी भी हो जाए, सामान अगर खराब भी हो जाए, तो भी फाइंडर ऑफ गुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि आपने उसका चिंता ही नहीं किया, आपने उसका केयर ही नहीं किया, तो फिर आप लायबल हो जाते हैं और सारा कॉम्पनसेशन आपको देना पड़ता है। समझ में आया? तो जो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स में, वो क्या है कि जितना समय तक आप उसके पास रखता है, आपको आपके पास सामान है, आप उसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से रखिए, जैसे कि आप अपने सामान को रखते हैं, ठीक है। फाइंडर ऑफ गुड्स को कभी भी लॉस, डिस्ट्रक्शन या डिटेरियोरेशन के लिए लायबल नहीं ठहराता है, लेकिन ये प्रूफ होना चाहिए कि उसने क्या किया है, उसने केयर किया है। एग्जाम्पल देखो, मान लो कि तुम्हें मेरी कोई डायमंड की रिंग मिली, ठीक है ना। अब तुम्हारी अगर वो डायमंड की रिंग होती तो तुम क्या करते? तुम अच्छे से उसको किसी डब्बे में रख करके अलमारी के अंदर लॉकर में डालते और लॉक करके रखते अलमारी को, है ना। तुम ऐसे ही रखते ना अपने सामान को। अगर आपको मेरा सामान मिला है तो आप उसको भी वैसे ही रखिए, ठीक है ना। ठीक वैसी तरह डब्बे में रख के, अलमारी में लॉकर में रखिए और लॉक करके चाबी कहीं छिपा के रख लीजिए, ठीक है ना, किसी दूसरी जगह पे रख दीजिए। लेकिन आपने सारा काम किया लेकिन चाबी लटकता हुआ छोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे ना कि केयरलेसनेस था ये। यस मैम। तो ये केयरलेसनेस अगर प्रूफ हो गया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज, जो भी अगर उसका चोरी होता है या कुछ भी होता है तो उस डैमेजेस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रूफ होता है कि नहीं, उसने जैसे रखना चाहिए था वैसे ही रखा, उसमें कुछ हो गया, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसमें फिर भी चोरी हो गया, तब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो फाइंडर ऑफ गुड्स भी अपने आप ही वो क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है। उसको कुछ सामान मिल गया तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप सामान को अच्छे से सुरक्षित तरीके से रखिएगा, ठीक है। और ढूंढने की कोशिश करिएगा और मिल जाने पर आप क्या करिएगा, उनको वो चीज वापस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर उस चीज को संभाल कर रखने में आपका कुछ खर्चा हुआ है तो आप वो खर्चा भी ले सकते हैं, जिसका सामान आपको मिला था। जब वो आए लेने, सामान दीजिए और अपना जो भी कुछ, अगर मान लो आपको कुछ नेसेसरी एक्सपेंसेस हुए हैं जो आपको इनकर करना पड़ा, मान लो आपने उसको बैंक लॉकर में रख दिया, आपको लगा ये बहुत वो है, तो उसके लिए आपने वो उतना किया, तो जो भी आपको कमीशन देना पड़ा, जो भी आपने एनुअल चार्जेस दिए, वो आप उनसे ले सकते हैं। समझ में आया? फाइंडर ऑफ गुड समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ मनी बाय मिस्टेक और कोअर्शन। अगर आपने किसी को दे रखा है, ठीक है ना, पैसा दे रखा है, पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग हैज बीन डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोअर्शन मस्ट रीपे और रिटर्न इट, ठीक है ना। अगर गलती से आपको किसी ने पैसा दे दिया या कुछ सामान दिया तो क्या होना चाहिए, वो जरूर रीपे या रिकवर हो जाना चाहिए। सपोज करो कि दो लोग हैं, मैं हूं और कोई और, मैं हूं और लवली है, ठीक है ना। हम दोनों ने क्या क्या कंबाइंडली आबिद से 4,000 रुपया ली, ठीक है। समझ में आया? हम दोनों ने उससे क्या क्या, 4,000 रुपया लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया कि मुझे फिर आबिद एक हफ्ते बाद कहीं मिला और उस समय मेरे पास 4,000 रुपये थे, तो मैंने उसको क्या किया, 4,000 दे दिया, ठीक है। देना किसको था, 2,000 मुझे देना था और 2,000 लवली को देना था, क्योंकि हमने कंबाइंडली 4,000 लिया था। पर मैंने सोचा चलो हम लवली से बाद में ले लेंगे, अभी मैं इसको दे देती हूँ, क्यों उसका पैसा आपके पास रखना। तो मैंने आबिद को 4,000 दे दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह आबिद फिर लवली को भी मिला और लवली को नहीं मालूम था कि सोनी मैम ने ये पे कर चुके हैं,
ठीक है, सोनी मैम ये पे कर चुकी है आबिद को, और उसने भी यही ठीक वैसे ही सोचा कि चलो मैं इसको 4,000 दे देती हूँ, मैं सोनी मैम से 2,000 ले लूंगी बाद में, राइट, उसने भी 4,000 दे दिया। तो अब ये जो पेमेंट हुआ वो दोनों तरफ से गलती से आपको एक्स्ट्रा हो गया ना, 4,000 की जगह पे आपको 8,000 मिल गया, है ना। ऐसे में Yes. आबिद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 2,000 4,000 वापस कर दे, भले ही दोनों को 2,000 वापस करे, या 4,000 करके बोल दे कि नहीं मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, तुम लोग ये रख लेना। अगर वो नहीं रखता है तो क्या हो जाएगा, उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो वापस करे, ठीक है। यानी कोई गलती से अगर 2 बार पेमेंट हो गया है तो क्या करें आप, उस गलती से अगर पेमेंट हो गया तो उसको आप वापस कर दे, ठीक है। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे इंटेंशनली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि एक आदमी दूसरे पार्टी के लिए लायबल हो जाता है, जिम्मेदार हो जाता है। क्लियर हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट? Yes, ma'am. ठीक है, अभी हम आगे थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, ये लास्ट पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पढ़ना। An agreement enforceable by law is contract. ठीक है, और दूसरा? Certain relationship resembling those created by a contract and it is not actually a contract. मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले कोई एग्रीमेंट नहीं था, पहले से ऑफर नहीं था। ऑफर, एग्रीमेंट में क्या करते हैं, हम पहले कुछ ऑफर करते हैं, फिर उस ऑफर का एक्सेप्टेंस हमको मिलता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या, एग्रीमेंट क्या हो जाता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ अगर रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट में वो एग्रीमेंट परिणत हो जाता है। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, कोई भी हमने जानबूझकर ना आपको ऑफर किया ना आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन एक स्वतः ही एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप क्रिएट हो गया, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली नहीं है, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा, ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली रिक्वायर्स एग्रीमेंट, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, जबकि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, देयर इज नो एग्रीमेंट एट ऑल इन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, कुछ ऑफर है ही नहीं, वो तो अपने आप स्वतः ही बन जाता है बिकॉज ऑफ द सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तीसरा, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द विल ऑफ पार्टीज एक्सप्रेस with a view to create certain obligation, यानी कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इच्छा होती है, दोनों पार्टीज अपने अपने इच्छा से एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा या फिर मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पहले क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ एन ऑब्लिगेशन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पहले कोई प्रॉमिसेस नहीं होता कि मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, बल्कि वो ही एक एब्लिगेशन हो जाता है, जो बोलता है कि जिस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आपको उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना होता है, ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज इटसेल्फ एन ऑब्लिगेशन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में क्या है, एक ड्यूटी है ना। Yes, ma'am. लास्ट वन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज फुल फ्लेज्ड एंड बाइंडिंग ऑन दोज हु एंटर इनटू इट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फुल फ्लेज्ड होता है, और सारे पार्टी जो उसमें एंटर करते हैं उनके लिए वो बाइंडिंग होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फुल फ्लेज्ड बट इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फुल फ्लेज्ड नहीं होता, लेकिन ये इम्प्लाइड होता है या अंडरस्टूड होता है कि अगर आपको कुछ मिलता है तो आप क्या करेंगे, आप उसका केयर करेंगे, आप उसको वापस करेंगे, या आपकी प्रॉपर्टी का रेस्टिट्यूशन हो सकता है, आपको जो भी नुकसान हुआ है वो कॉम्पनसेशन आप ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये इम्प्लाइड है, ये क्रिएटेड नहीं है, ये इम्प्लाइड है। इसीलिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम बोले तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कि इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर भी इसको हमने स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर किया है, ठीक है। समझ में आई ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, अब हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे लवली, ये मैं आप लोगों को भेज दूंगी। वैगरिंग, कॉन्टिजेंट एंड क्वासिंग दोनों इसी में है। इसके बाद इंडेमनिटी एंड गारंटी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। उसका प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ एजेंसी पढ़ना है। उसके बाद बहुत सारे भी हैं, ठीक है ना। फिर बेलमेंट प्लेस थोड़ा हम कर लेंगे रिकवर, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, उसका नाम है इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है। एक मिनट में इससे पहले देखती हूँ। हाँ, इंडेमनिटी एंड गारंटी अभी एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसको हम लोग इंडेमनिटी एंड गारंटी बोलते हैं।
इंडेमनिटी मत का मतलब होता है किसी को इंडेमनीफाई करना, यानी अगर किसी का कुछ नुकसान हो गया है तो आप उस नुकसान की भरपाई कर दीजिए, पूर्ति कर दीजिए, वही इंडेमनिफिकेशन होता है। Indemnity is an act to compensate somebody against the loss suffered by him. अगर किसी का आपकी वजह से कुछ नुकसान हुआ है तो आप क्या करिए, उस लॉस को कंपनसेट कर दीजिए। Thus to indemnify means to compensate. इंडेमनीफाई का मतलब क्या हो गया, कंपनसेट करना। डैमेज को कंपनसेट करते हैं ना, किसी का नुकसान होता है तो कुछ हर्जाना भरते हैं ना, Yes, ma'am. इसको हम मेक गुड द लॉस भी बोलते हैं। मेक गुड द लॉस का मतलब लॉस जो हुआ है उसको कंपनसेट कर दी, उसकी पूर्ति कर दीजिए। तो मेक गुड द लॉस यानी लॉस की आपने पूर्ति कर दी और वो लॉस अब लॉस नहीं रहा, राइट। तो इंडेमनिटी मतलब होता है कि किसी को अगर किसी के कारण कुछ लॉस हुआ है तो उस लॉस को इंडेमनीफाई करना। अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 124, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of the promisor himself, ठीक है, और by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब हो कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें प्रॉमिसर प्रॉमिसी को बोले, एक आदमी दूसरे आदमी को बोले कि अगर तुम्हें मेरे कंडक्ट की वजह से या किसी और के कंडक्ट की वजह से अगर तुम्हें कुछ नुकसान होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हारे उस नुकसान की पूर्ति कर दूंगा। समझ में आया। इसी को हम इंडेमनिफिकेशन बोलते हैं या इंडेमनिटी बोलते हैं। इस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में दो तरह के दो पार्टीज होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी तक देखा ऑफरर, ऑफरी, प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, उसी तरीके से इसको बोला जाता है इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर और एंड इंडेमनिटी होल्डर। यानी कि जो प्रॉमिसर होता है, जो बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा नुकसान हो मैं पूर्ति करूंगा, उसको बोलेंगे हम इंडेमनीफायर, ठीक है। और जिसका नुकसान होता है यानी जिसको इंडेमनिटी देना है, जिसको हम कंपनसेशन, मुझे अगर किसी और कंपनसेट करना है तो जिसका डैमेज को कंपनसेट करना है उसको हम बोलते हैं इंडेमनिटी होल्डर या इंडेमनिटी फाइड। समझ में आया यहाँ तक। एक एग्जांपल देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। मान लो मैं यहाँ वापस आती हूँ क्लास में और हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं, Yes. ठीक है। गाड़ी को पार्किंग में लगाते हैं तो हमको एक वो चेक देता है, स्लिप देता है, जो हम वापस करते हैं तो हम अपनी गाड़ी वापस से वहां से ले आ सकते हैं, राइट। Yes, ma'am. अगर वो चिट, अगर वो स्लिप हमसे खो जाता है, ठीक है, और हम जाते हैं अपना गाड़ी क्लेम करने, तो वो हमको बोलेगा ना कि हम आपको गाड़ी नहीं देंगे, पता नहीं अगर कोई स्लिप लेकर के आ गया तो फिर हम उसको क्या देंगे, राइट। बोल सकता है वो, Yes, ma'am. क्योंकि आपके पास वो स्लिप नहीं है। अब उसको भरोसा दिलाने के लिए, उसको ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं ही राइट ओनर हूँ इस गाड़ी का, मैं ही यहाँ पे लगाया था, मेरे से स्लिप क्या हुआ, गलती से कहीं गुम हो गया, नहीं मिल रहा है, तो वो आपको बोलेगा ठीक है। ऐसे तो वो देगा नहीं, और अगर देगा तो आपको बोलेगा कि ठीक है, आपका अगर वो गाड़ी था तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन लेकिन शर्त क्या है मैं बताती हूँ। शर्त ये है कि आप ये लीजिए एक स्लिप, ये लीजिए एक कागज पर अपना नाम, पता, एड्रेस, और साफ साफ लिखिए कि ये गाड़ी आप लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। और अगर कोई दूसरा क्लेम करने के लिए आया तो ये गाड़ी आप उसको वापस कर देंगे, ठीक है। नहीं तो वो मुझसे लेगा और मेरा जो भी नुकसान होगा वो मैं आपसे लूंगा। समझ में आया इंडेमनिटी का सिंपल मतलब? नहीं आया? Yes, आया कि ma'am. नहीं आया? समझ में आया ना? ठीक। अब यही बोलते हैं, इसी को बोलते तो ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने एक स्लिप भर करके दे दिया, वहां का जो गार्ड था या वहां का जो मैनेजमेंट था उनको, उन्होंने अपने पास मेरा पूरा एड्रेस वैड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ सब कुछ रख लिया और बोला ठीक है अब आप गाड़ी लेकर जा सकते हैं। अगर कोई आएगा ही नहीं क्लेम करने, जैसा कि अगर सही बात है, अगर वो मेरी गाड़ी है और मैं अपनी गाड़ी लेके चली गई तो क्या कोई क्लेम करने आएगा? No. नहीं आएगा। तो कोई क्लेम करने आएगा ही नहीं तो फिर उस बॉन्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे उसको डैमेज को फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लो कि सच में कोई आ गया, क्लेमेंट आ गया, तो कोई बोलने लगा कि मेरी गाड़ी है, तो अब क्या होगा, अब वो फंस गया, मैनेजमेंट फंस गई। अब वो आपको फोन लगाएगी, बुलाएगी आपको, और आपका फर्ज क्या बनता है कि आप अगर सच में दूसरे की गाड़ी थी तो आप क्या करिए, या तो उसको आप इंडेमनीफाई करिए, या फिर मान लो तुम्हारी ही गाड़ी थी लेकिन अब आपको क्या, उस आदमी को उसने केस कर दिया,
तो जो मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट कोर्ट केस लड़ रही है, आपकी गाड़ी है, आपको देख करके भी केस लड़ रही है कि कोई और पार्टी बोल रहा है कि मेरे पास कागज है, उसने गलत आदमी को हैंड ओवर कर दिया। तो उस केस को पहले तो जो लड़ने में खर्चा हुआ, ठीक है ना, वहां तक कोर्ट में जाने में, पुलिस को बताने में, आप आए बीच में, आपने बोला कि मेरी गाड़ी थी, और फिर अब आगे कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन तब तक जब तक मैनेजमेंट का जो भी खर्चा होगा वो कौन कंपनसेट करेगा? जो ले मैं गया गाड़ी। मैं गाड़ी ले गई, मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, यही होता है इंडेमनिफिकेशन। आप बॉन्ड एक तरीके का देते हैं कि अगर आपको मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ, कोई डैमेज हुआ, तो आई विल मेक गुड ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉस। इसी को हम बोलते हैं इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन तभी आता है पिक्चर में जब कोई क्लेमेंट आए, जब कोई लॉस हो। अगर कोई नुकसान होगा ही नहीं तो इंडेमनिफाई करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। बिल्कुल सही, इंडेमनिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स। सबसे पहला, ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये इम्प्लाइड भी हो सकता है। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों हो सकता है, ठीक है ना। एक्सप्रेस तो तुम्हें मालूम है, ठीक है, एक्सप्रेस इंडेमनिटी यू नो। इम्प्लाइड इंडेमनिटी कैसे होगा? एक्सप्रेस होगा जब एक पर्सन बोल करके दूसरे पर्सन को देता है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, ठीक है ना, हम आपका जो भी नुकसान हुआ है वो हम आपको इंडेमनिफाई करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक्सप्रेस कहलाएगा। एक्सप्रेस। लेकिन इम्प्लाइड मतलब, जैसे हमने देखा था ना इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में, कि उसको बोलने लिखने की जरूरत पहले से नहीं होती है, वो अचानक से वो क्रिएट होता है और वो आपको फुलफिल करना होता है ना। यस मैम। तो इम्प्लाइड का कोई ऐसे सोचो, कोई एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बताइए। मैंने बोला कि ये एक्सप्रेस भी हो सकता है और ये कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड भी हो सकता है, तो इम्प्लाइड का कैसे होगा ये इम्प्लाइड? देखो प्रिंसिपल एंड एजेंट है, ठीक है ना, तो अगर एजेंट की वजह से प्रिंसिपल का, एजेंट एजेंट और प्रिंसिपल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या होता है। कि मान लो कि कोई ऑक्शनियर है, ठीक है ना, और क्लाइंट है, या फिर एजेंट और प्रिंसिपल ही मान करके चलते हैं कि कोई एजेंट है और प्रिंसिपल है, ठीक है ना। प्रिंसिपल, एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल को बाइंड कर देता है किसी थर्ड पार्टी के साथ। तो अगर उसने सही गलत जो भी वो बिजनेस डीलिंग करता है आपके बदले में, जो भी वो डिसीजंस लेता है, वो प्रिंसिपल को बाइंडिंग हो जाता है। तो सपोज करो कि कोई एक एजेंट है जो किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करके चला आता है, तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको कैरी ऑन करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रही होगी क्योंकि हमने लॉ ऑफ एजेंसी अभी नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि तुमने बोला उसको कि हमको ये कम से कम 15,000 में बेचना है। हमने एजेंट को बोला, कोई सामान दिया और बोला कि अगर ये कम से कम हमको 15,000 में बेचना, उससे नीचे में नहीं बेच सकता, उसके ऊपर जो भी तुम कमा लो, 16, 17, 18 जो भी कमा लो चलेगा, लेकिन 15 से नीचे नहीं। लेकिन वो क्या करता है, वो भूल जाता है इस बात को, वो एजेंट। एजेंट मतलब क्या? एजेंट का मतलब होता है कि कोई तीसरा आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसकी पूरी ऑथोरिटी कैसी है, जैसे कि वो आप खुद कर रहे हैं, ठीक है। एजेंट बस एक रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रिंसिपल का, जो सिर्फ फिजिकली रिप्रेजेंट करता है, लेकिन माना ये जाता है कि जो काम एजेंट कर रहा है वो काम प्रिंसिपल खुद से अपने आप से करता है। समझ में आया? तो Yes, मान ma'am.